अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि जज नहीं उसके फैसले बोलते हैं, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद भी बोले, खूब बोले और उनके फैसले भी बोले। 747 दिन तक मुल्क के सबसे बड़े मुनसिफ आला के ओहदे पर रहने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार पहले 5 बार तो खामोश रहे, लेकिन फिर अवामी मफाद आमा के मामलात पर अज खुद नोटिस की ऐसी बरसात हुई कि इंतज़ामी इदारे को अपने मामलात में मुदाखलत की शिकायत होने लगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से 43 अज खुद नोटिस लिए गए, जिसमें से 29 के फैसले हुए, 12 ज़ेर समाअत है, जबकि 2 के फैसले महफूज किए जा चुके हैं। इन केसेस में ज़्यादा अवामी मफाद आमा के केसेस शामिल थे, फिर चाहे वो सेहत की सहूलियात का फुकदान का मामला हो, या प्राइवेट स्कूल की फीसिस का मसला हो, या फिर मिनरल वाटर की फ़रोख्त का। साबिक चीफ जस्टिस ने इन केसेस को निपटाने के लिए छुट्टी के रोज़ भी अदालतें लगाना शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से वो जिन अदालती इस्लाहात की बात करते थे वो नहीं हो पाया। जबकि जस्टिस साकिब निसार ने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया, तब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 32,000 थी, जबकि उनकी सुबकदोशी के वक्त ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जो तादाद अब है वो 40,000 है। मतलब ये कि इजाफा हुआ। जुडिशल एक्टिविज़म और सुप्रीम कोर्ट के केसेस छोड़कर अवामी मफाद आमा के केसेस पर अज खुद नोटिस लेने पर चीफ जस्टिस को सियासी हलकों की जानिब से बहुत ज़्यादा उन पर क्रिटिसाइज़ हुआ, बड़ी तनकीद की गई। इस तनकीद के बावजूद चीफ जस्टिस अपनी डगर पर चलते रहे। सवाल ये है कि चीफ जस्टिस के मफाद आमा पर अज खुद नोटिस से अवाम को आखिर कितना रिलीफ मिला। आज आसिफ सईद खोसा ने मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया है। नए चीफ जस्टिस ने कल के अपने खिताब में सिविल बालादस्ती की बात की, लेकिन यही बातें साबिक चीफ जस्टिस भी करते रहे। लेकिन अमली तौर पर सिविल बालादस्ती कैसे कायम होगी? अदालती इस्लाहात का क्या होगा? क्या नए चीफ जस्टिस के दौर में अदालती इस्लाहात के मामले को उठाया जाएगा? नए चीफ जस्टिस ने जाली मुकदमात के खिलाफ जो कल बात की, वो ये कहा कि वो जाली मुकदमात के खिलाफ डैम बनाने और ज़ेर इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारने के अज़्म का इआदा भी किया उन्होंने। क्या नए चीफ जस्टिस अवाम को इंसाफ की फराहमी का जो डैम है ये उनका ख्वाब पूरा हो पाएगा? क्या इंसाफ को अवाम को सस्ता इंसाफ वाकई मिलना शुरू हो जाएगा? नए चीफ जस्टिस को किन चैलेंजेस से निपटना होगा? आज हमारे प्रोग्राम का एजेंडा ये है। इसी इशू पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची से ज़फ़र इलाली साहब है, इस्लामाबाद से साबिर शाकिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून शाह खावर साहब हमारे साथ हैं, और जस्टिस शाइक उस्मानी माहिर कानून वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, और माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। इलाली साहब, चीफ जस्टिस साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस की हैसियत से अब वो उनका दौर ख़त्म हुआ। कोई उनके दौर को अप्रिशिएट करता है, कोई बहुत ज़्यादा तनकीद करता है, कोई ये कहता है कि उनको जो जिन अदालती मामलात पर काम करना चाहिए था, जोर देना चाहिए था, अपने अदालती इस्लाहात की बात करनी चाहिए थी, वो नहीं वो कर पाए। इंतज़ामी मामलात पे वो फोकस करते रहे, जिसकी वजह से जो मुकदमात की तादाद बढ़ी है ये उसी चीज़ का नतीजा है। आप कैसे देखते हैं साबिक चीफ जस्टिस के दौर को? मैं समझता हूँ शाजिया कि एक गरीब आदमी नहीं है जो उसके दौर को अप्रिशिएट नहीं करता हो। साकिब निसार जो था वो एक पीपल्स जज था, वो अवामी जज था, वो लोगों और आम आदमी के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद था निस्बतन ये अमीर जो होते हैं या एलीट जो होते हैं। अवाम से आप जाके पूछें ना, कोई अवाम कभी भी निकली है कहने लगी कि इसको अस्पताल नहीं जाना चाहिए? कभी अवाम निकल के कहने लगे कि इसको हमें पानी नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया। हाँ, सुओ मोटो लिबरली उन्होंने इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ? क्यों किया? इसलिए नहीं किया कि गवर्नमेंट, इसीलिए किया है ना कि गवर्नमेंट काम नहीं करती है। इधर के सियासतदान वो नहीं करते हैं जो लोगों की उम्मीद होती है और जो उनका फर्ज होता है। अगर वो नहीं काम कर सके शाजिया, तो आप बताएं कौन करेगा?
यही आदमी उठ के कह रहा था कि मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह है कि कुछ अच्छे फैसले भी दिए हैं, माने मैं जजमेंट्स की बात करता हूं। आसमा बीबी केस कोई छोटा फैसला नहीं था। आसमा बीबी केस एक बहुत बड़ा फैसला था। नकीबुल्ला मसूद का जो फैसला, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कातिल हूं, मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। उनको उसको भी पकड़ के वापस जेल में लाया। तो मैं समझ नहीं सकता हूं कि एक आदमी जो बताया पूरी मुल्क को और ख़ास तौर हमारे गुर्बत मरे हुए अवाम को कि मैं और ये कानून, जो कानून ने मुझे हक दिया है वो तुम्हारे वडेरे से ज़्यादा है, वो तुम्हारे पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा है, वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा है। ऐसे आदमी को तो खैर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो बात, और अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग नहीं करते। लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक, शाह कावर साहब, वो बात बड़ी ज़बरदस्त जिस लिहाज से अप्रिशिएट किया जाता रहा। लेकिन जो अदालती मामलात, आप नहीं समझते कि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए? जब वो आए तो 32,000 केसेस थे, अब जब छोड़ के गए अपना ओहदा 40,000 है। आपको लगता है ये जुडिशल एक्टिविज्म से जो अदालती मामलात है ये किसी हद तक इफेक्ट भी हुए हैं जिसकी वजह से उन पर तनकीद की जाती रही? देखिए शाज़िया, बात ये है कि ये जो आदाद शुमार आप बता रही हैं कि जब उन्होंने एज चीफ जस्टिस ओहदा संभाला तो उस वक्त इतने केसेस थे, जब गए तो 10,000 और बढ़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। इससे ये तासुर नहीं लेना चाहिए कि उनके दौर में कोई अदालती फैसले नहीं हुए। देखें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा इतना एक कॉम्प्लेक्स और एक इतना एक नाकिस हमारा एक कानूनी निज़ाम है कि जिसमें केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा दायर होते हैं, और वो ऐसे केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आने चाहिए वो भी आ जाते हैं। उनकी जो इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा है और उसकी डिस्पोजल उसके मुकाबले में नहीं है। ये तासुर लेना कि उन्होंने सिर्फ सुओ मोटो एक्शन लिए और अदालती काम नहीं हुए, उनके अलावा मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में कम अज़ कम रूटीन में 5 बेंचेस और काम कर रहे होते थे। वो अपने रूटीन का काम करते रहते थे। एक बेंच नंबर 2 जो था वो मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब खोसा साहब का था, वो अपने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने डिस्पोजल की, बाकी जज साहिबान ने, बाकी बेंचेस ने भी डिस्पोजल की। और ये भी नहीं है कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने सिर्फ सुओ मोटो या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ही काम किया, वो उन्होंने आम जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में काम वो भी साथ साथ करते रहे। आपको ये भी देखना होगा कि उन्होंने फिर हफ्ता और इतवार को भी काम किया जो कि छुट्टी का दिन होता है, और ज़्यादातर केसेस की समाअत जो थी इंपॉर्टेंट केसेस वो मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज में, कराची में भी, लाहौर में भी वो बैठते थे, और वो जो छुट्टी के दिन थे वो उसमें वो काम करते थे। तो इसलिए मैं हिलाली साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने जो काम किए वो अवामुन्नास के मफाद में। इंसान है, इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं, ये बात दुरुस्त है कि हमें भी उस पर कई दफ़ा एतराज़ होता था कि जो रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस दी जाती थी शायद वो नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन इस पे आप उनकी किसी नीयत पे शक ना करें कि उन्होंने एक बदनीयती की बुनियाद पे किया। उनके क्रेडिट में बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने अवामुन्नास के मफाद के लिए बहुत इक़दामात किए हैं, पानी, डैम, अद्वियात, हॉस्पिटल्स में अपग्रेडिंग और बहुत सारी और चीज़ें आपने देखी होंगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कोई जब अपने ओहदे पे ना रहे और उसको जाने के बाद, मैं नहीं समझता कि जितनी उन पे तनकीद हो रही है वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। कोई इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, उसमें बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि ओवरऑल उन्होंने जो अपना टेन्योर गुजारा, उनको जो आइन ने एक ड्यूटी कॉस्ट की हुई थी आर्टिकल 184(3) की, उसका उन्होंने लिबरली इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन वो जो उसका अल्टीमेट जो बेनिफिशरी थे वो अवामुन्नास थे। और इसलिए वो लोग जिनके खिलाफ काम हुए उन्होंने उनके बारे में बहुत लंबी एक कैंपेन चलाई। लेकिन शाह कावर साहब, कल जब नए चीफ जस्टिस साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि सो मोटो नोटिस वही लिया जाएगा जहां कोई दूसरा हल मौजूद नहीं होगा, तो फिर ज़हनों में एक सवाल उठा कि आर्टिकल 184(3) ऐसे कौन से हालात होते हैं जिनमें यूज किया जाता है? इस इख्तियार का इस्तेमाल किन हालात में किया जाता है? फिर
देखिए, अगर आप जस्टिस आसिफ सईद खोसा की कल वाली जो स्पीच उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस में कही, उसका जो पहला इब्तिदाइया था उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब के ये जो सुओ मोटो एक्शंस थे और अवामी मफादात के उनके जो फैसले थे, उनका बाकायदा एक एक का जिक्र किया और उनको लाउडली अप्रिशिएट किया। उसके बाद उन्होंने, ठीक है, ये बात सही है कि ये जो इख्तियार है ये बहुत ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं है कि उससे बाकी मुकदमात जो हैं वो इग्नोर हो जाएं उस बेंच में, लेकिन उन्होंने अपने एक रोड मैप दिया है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने, हम समझते भी हैं कि उनका जो अपना तरीक़ाकार है वो ज़्यादा तवज्जो देंगे कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको किस तरीके से जल्द अज जल्द निपटाया जाए, लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। उस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की कि उन्होंने जो वो वीडियो लिंक कॉल्स जो केसेस का जो कॉन्सेप्ट दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। उससे लोगों की तकालीफ भी कम होंगी, वकला का सारे मुल्कों से आना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में, उसका भी तदारक होगा। उनका बड़ा एक अच्छा विजन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आईने पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ने जो सुओ मोटो पावर्स दी हैं, ये तब दी है कि जिस वक्त रियासत के दूसरे इदारे, रियासत के दूसरे सतून, जब वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां लोगों के बुनियादी हुकूक के हवाले से अदा करने में जब नाकाम होते हैं, तो फिर ये एक आइन उनको एक ड्यूटी देता है, ड्यूटी कॉस्ट करता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सामने आना है और लोगों के बुनियादी हुकूक जिसका ताल्लुक मुफादे आमा से हो, उनको इंश्योर करना जो है उनकी आईनी जिम्मेदारी है। शाइक उस्मानी साहब, आप कैसे देखते हैं साबिक चीफ जस्टिस साहब के दौर को? देखिए, काफ़ी बातें हो चुकी, शाह खावर साहब ने भी बात की और भी लोगों ने बात की, हिलाली साहब ने भी बात की। और जब अगर आप मेजर करें, प्लस और माइनस देखें उनके दौर का, साकिब निसार का, तो मेरे ख्याल में प्लस में उनके ज़्यादा नंबर आते हैं और माइनस में कम आते हैं। वो आप आम तौर से हमारे मुल्क में जब जुडिशरी के मुतालिक देखा जाता है तो आप ब्रिटिश जुडिशरी की बात करते हैं कि भाई वहाँ पे किस तरीके से जजेस काम करते हैं, किस तरह से वो अपने फैसले करते हैं। यकीनन ब्रिटिश सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ है, और लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिश सिस्टम में बाकी जितने अदारे हैं उनके, वो सब अपना काम करते हैं, सही काम करते हैं। यानी उनके एग्जीक्यूटिव, उनके पार्लियामेंट, उनका दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सारे काम सही करते हैं। जब सब काम सही कर रहे होते हैं तो जुडिशरी के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं रहता कि वो दूसरी चीज़ों को देखे। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे तो कोई काम करता ही नहीं है। आप पार्लियामेंट को देखें, आप कभी टीवी पे नज़र आते हैं तो 3-4 आदमी बैठे होते हैं, ऊँग रहे होते हैं, कोई काम नहीं करता। हमारे वज़ीर आज़म जो हैं, बहुत से पिछले वज़ीर आज़म भी और अभी भी, कोई पार्लियामेंट पे जाता ही नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर, कोई लॉ पास नहीं होता पार्लियामेंट से। और इसी तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव जो है वो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो बस अपने चक्रों में पड़े रहते हैं, अपने सियासी जो उनके चीज़ें होती हैं उसमें पड़े होते हैं। तो इस निज़ाम में जब आप देखें तो फिर आप अगर कानून के दायरे में रहना चाहते हैं तो कानून में तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन होती है 199 आर्टिकल के तहत, लेकिन उसमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसके उसूल इतने सख्त होते हैं कि कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इस वास्ते 184(3) जो है, और वो चौधरी इफ्तिखार के ज़माने में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ और इसका स्कोप इतना वाइडन हुआ कि उससे उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में भी काम करना शुरू किया। तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में साकिब निसार साहब काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया। ये अलग बात है कि वो उनका जो तरीका था बातचीत करने का वो ये ऐसा था, और वो चूँकि आजकल मीडिया में कवरेज होता रहता है तो इस वजह से लोग हर मिनट की बातें जो हैं वो टीवी पे आती थी और टिकट टेप्स में आती थी, तो लोग उसको सुनते थे और समझते थे पता नहीं क्या हो रहा है। वो इस वजह से चूँकि मीडिया के कवरेज होता है, वरना जजेस तो आमतौर से बातें करते हैं कोर्ट के अंदर, कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ें पहले रिपोर्ट नहीं होती थी, अब वो रिपोर्ट होती हैं तो गलत इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा काम किया अपने ज़माने में। ये अलग बात है कि बेहतर यही होगा कि बाकी इंस्टीट्यूशंस अपने काम करें,
और जुडिशरी को करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जब वो ज़माना आएगा तो देखेंगे, लेकिन जब तक वो ज़माना नहीं आएगा तो आप देखेंगे कोई भी चीफ जस्टिस होगा वो इनवेरिएबली जब वो देखता है कि भाई मुल्क में काम सही नहीं हो रहा है तो वो इंटरफेयर करना पड़ता है उसको, और वो करेंगे। मेरे ख्याल में हमारे नए चीफ जस्टिस साहब भी जब आएंगे और जब देखेंगे कि जो मुल्क का जो काम जिस तरह चल रहा है तो शायद वो भी करना शुरू करें वही जो साकिब निसार साहब करते थे। सही साबिर, अब तो खुलकर तबसरे भी हो रहे हैं, तज्जिए भी हो रहे हैं, जैसे साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग तो इस बात पर बहुत खुश हैं जिन्होंने कल नए चीफ जस्टिस के इस बात से ये मैसेज लिया जब उन्होंने कहा कि सो मोटो वही लिया जाएगा जहां कोई दूसरा हल मौजूद नहीं होगा। तो उससे मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों ने ये लिया कि जो नए चीफ जस्टिस हैं वो जुडिशियल एक्टिविज्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो सो मोटो एक्शंस नहीं लेंगे, जिसकी वजह से कुछ हल्के जो साकिब निसार साहब पर तनकीद कर रहे हैं वो बहुत खुश है। इस्लामाबाद में किस तरह की आरा और तज्जिए सामने आ रहे हैं? अच्छा, एक तो हमारे यहाँ रवायत है कि जो जब सीट पे कोई बंदा होता है तो हम उसकी बहुत तारीफ़ें करते हैं, जब वो चला जाता है तो फिर हम मैदान में उतर आते हैं। लेकिन जो पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात हो रही थी, एक वहाँ पे ह्यूमन राइट्स सेल भी काम कर रहा है जो कि किसी को नहीं पता होता कि उसमें कितने केसेस आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। उसमें कोई 98,000 जो हैं जो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब रिटायर हुए हैं, मियाँ साकिब निसार साहब ने कोई मेरा ख़्याल है अबव 90,000 केसेस वहाँ निपटाए हैं, जो कि वो चैम्बर में बैठ के काम करते थे और ह्यूमन राइट्स सेल से लोग रजू करते थे एप्लीकेशन। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें वकील की ज़रूरत नहीं होती आपको किसी भी किस्म की, कि भारी भरकम फ़ीस नहीं देनी पड़ती, और उसमें कोई घर बैठे भी आप दरख्वास्त भेज देते हैं। तो वो ऐसी दरख्वास्तें जो आई थी तो मियाँ साकिब निसार साहब के दौर में 98,000 वो केसेस भी निपटाए गए इन चैम्बर और लोगों को रिलीफ़ दिया गया। और वो बिल्कुल उन लोगों को वो लोग रजू करते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जिनकी कोई एक्सेस नहीं होती, जो वकील रखने की सकत नहीं रखते, जो इस्लामाबाद आने की सकत नहीं रखते। तो मुख्तलिफ़ रजिस्ट्रीज़ में मियाँ साकिब निसार साहब ने अपने दौर में वो केसेस भी निपटाए। इसलिए ये कहना कि सो मोटो नोटिस की वजह से उनका काम का हर्ज हुआ, ये बात दुरुस्त नहीं है। जैसे कि बाकी भी दोस्त बता चुके हैं कि उन्होंने सैटरडे को भी काम किया, संडे को भी काम किया, इवन जो छुट्टी हॉलीडेज़ होती हैं एनुअल, उसमें भी उन्होंने काम किया। गर्मियों की तातीलात उन्होंने अवेल नहीं की, सर्दियों की अवेल नहीं की, तो वो काम करते रहते थे। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक है ताल्लुक़ 184(3) के इस्तेमाल का, तो ये कोई गैर आइनी चीज़ तो कोई भी नहीं करता। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को आईन पाकिस्तान ने दिया है, आवाम ने दिया है, और अगर आवाम ने सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया है और पार्लियामेंट ने दिया है तो वो बवक्ते ज़रूरत एक्सरसाइज किया जाता है। आसिफ सईद खोसा साहब ने जो कहा चीफ़ जस्टिस साहब ने कि वो अपना इख्तियार वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ कोई और हल पेश ना आए, तो मियाँ साकिब निसार साहब ने भी ऐसा ही किया है। वो ऐसा नहीं था कि वो बिला वजह सो मोटो नोटिस ले लेते थे। वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती है जब ज़रूरत महसूस हो और जब देखे कि कोई हल इसका हो नहीं रहा, बाकी जो मशीनरी है, बाकी जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि इंतज़ार करती है सुप्रीम कोर्ट। और चीफ जस्टिस रिटायर्ड मियाँ साकिब निसार साहब भी चंद रोज़ इंतज़ार करते थे कि देखते हैं कि एग्जेक्टिव जो है वो हरकत में आती है कि नहीं आती, मुतल्लिका इदारा इसमें काम करता है या नहीं करता, तब ये चीज़। और एक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का को कंपैरिजन करते हैं किया जा रहा है मियाँ साकिब निसार साहब से, तो मैं ये कहूँगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जितने सो मोटो नोटिस लिए या ये इख्तियार इस्तेमाल किया, वो उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स नज़र आए हमें, सियासी मकासद थे, लोगों को दबाने का तरीका था। लेकिन मियाँ साकिब निसार साहब ने मोस्टली जो सो मोटो नोटिस दिए वो क्या था, पीने का साफ़ पानी। आज तक किसी को नहीं पता था ये जो हमें मिनरल वाटर पिलाए जा रहे हैं, कंपनियां पैसे लेके हम पानी ख़रीदते हैं, बिल्कुल सही, वो
2-3 कंपनियों के अलावा बाकी सब कंपनियों का मिनरल वाटर ही नाकस निकला। जो डब्बे का दूध जो हम पीते थे वो पता चला कि उसमें दूध नहीं होता, दूध के अलावा बाकी सब कुछ होता है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। वोट का हक मिला। मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने वो इख्तियार वहाँ पे ये इख्तियार इस्तेमाल किया जो लेमैन आम आदमी का मसला था, जिनका कोई वाली वार। कटास राज का आप ले लें, वहाँ ये सीमेंट फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पानी पी पी के और बीमारी दे के चले गए वहाँ के लोगों को। उनको फाइन किया, जो बड़ा एक अवामी इशू, माँ बाप का मसला, बच्चों की स्कूल की फीस का मसला। हाँ जी, हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं था, उनको कोई रेगुलेट करने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था, उनको रिलीफ मिला, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो इसलिए अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन हमने देखना होता है कि ज़्यादा अच्छाइयाँ थीं या नहीं थीं। तो उनमें बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ थीं, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और बहुत अच्छे काम करके गए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। मैं ज़रा प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का वक्त, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, एक और कल से बड़ी तनकीद हो रही है। कुछ लोग देख रहे हैं साकिब निसार साहब के दौर को 2 हिस्सों में, एक पानामा से पहले का और एक पानामा से बाद का। कुछ लोगों का कहना है कि साकिब निसार साहब में जो एग्रेशन और जो इस तरह सो बोटो एक्शंस लेने की जो एक उनमें उन्होंने रिवायत बहुत ज़्यादा बढ़ाई अपने इस दौर में, वो पानामा के बाद से थी। अचानक अस्पतालों में दौरे कर दिए, जजेस की तज़हीक कर दी, सियासतदानों को बुला बुला के उनकी तजलील की। आपको लगता है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं ठीक है? ये क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल में शाजिया कि अगर ये सही है तो ये भी मैं समझता हूँ कि जायज़ है। पनामा के पहले शायद इतना पूरे मुल्क को ख्याल नहीं था कि किस किस्म की चोरी हो रही है और कौन कौन किस लेवल की चोरी हो रही है और कौन कौन इन्वॉल्व्ड हैं, जो मुलविस हैं इस चोरी में। पनामा के बाद मेरे ख्याल में जब वो खुले, वो लूट मार जो हुआ है, सबको गुस्सा आया। और अगर उनको गुस्सा आया तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आना चाहिए था। भाई आप तोशे का चौकीदार हैं, तोशे खाने का, और आप ही चोरी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा था। अगर हुआ है तो आई कैन अंडरस्टैंड इट। और उसके बाद भी जो काम हुए हैं अच्छा हुआ है। और एक चीज़ मैं सिर्फ अभी बता दूं आपको कि लोग कहते हैं कि जी बैकलॉग 15,000 से बढ़ गया, उन्होंने लोअर जुडिशरी को फिक्स नहीं किया, जुडिशल रिफॉर्म नहीं लाया। मैं समझता हूं उसका एक वजह है, हमें ठहरना पड़ेगा जब ये खुद एक किताब लिखेंगे। मगर मेरे ख्याल में वो वजह ये है कि इसलिए साकिब निसार को शायद पता था कि खोसा साहब जो हैं, जो उनके सक्सेसर हैं, वो कहे जाते हैं कि ये जजों का जज है। इन अदर वर्ड्स ही इज अ जजेस जज, ये स्कॉलर है, ये असली वो जो ब्रिटिश नोशन थे जजों का वो है ये। तो अगर ये वो हैं और हैं स्कॉलरली आदमी हैं, इनके बारे में किताबें लिखे हैं और बहुत अच्छा कानून जाते हैं और क्रिमिनल लॉ का तो खैर माहिर हैं, मैं समझता हूं बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म इनके लिए छोड़ दिया है। और भी बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने अपने तकरीर में, हालांकि दूसरे आम आदमी को शायद इतना समझ नहीं आया होगा कि फ्रिविलस लिटिगेशन क्या होता है और फेक और फॉल्स विटनेसेस और टेस्टिमनी में क्या नहीं है, क्या है, ये सब उन्होंने कहा ये मेरे प्रायोरिटीज होंगे इन फ्यूचर सही करने के लिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बड़ा अच्छा है किया है उन्होंने कि रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिज़ाइन जुडिशल सिस्टम का इनके हाथ में छोड़ दिया है। मेरे ख्याल में ये उनसे भी बेहतर कर सकते हैं। सही। शाह खबर साहब, एक और बड़ी अहम बात वो ये
कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात की, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात तो की जाती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि कुछ मामलात और कुछ इदारों की कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होती है कोई भी इदारा ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता। मसलन अब जो पुलिस का महकमा है, इसके अंदर जो खराबियां हैं, इसके अंदर भी इस्लाहात की बात की जाती रही। हम तो सुनते ही आ रहे हैं और कभी ये देखा नहीं कि पुलिस इस्लाहात की जो बात की जाती थी किसी दौरे हुकूमत में काम अपने पाया तकमील को पहुंचा हो। तो आप समझते हैं कि जब तक पुलिस अदालती मुआविन के तौर पर ठीक तरीके से अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो अदालती निज़ाम में आप कैसे भी इस्लाहात कर ले, मामलात आगे नहीं चल सकेंगे। जी शाजिया, बिल्कुल। पुलिस जो है वो उसका एक बड़ा अहम रोल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। yes. और भी जितनी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, तो चूंकि उन्होंने बुनियादी तौर पे केसेस, क्रिमिनल केसेस इन्होंने बनाने होते हैं, इन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है और उसी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर चालान अदालतों में पेश होते हैं। yes. तो जब एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अच्छी एविडेंस कलेक्ट नहीं होगी, तो उसको फिर प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उसमें केस सही प्लीड नहीं कर सकेंगे, तो उसमें बरियत का जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब देखना यह है कि जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स का ताल्लुक है कि मियाँ साकिब निसार साहब ने भी अपने बहुत सारी तकारीर में और अपने बयानात में इस बात का बरमला इजहार किया कि वो शायद इस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सके, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ अदलिया का काम नहीं है जुडिशल रिफॉर्म्स, असल में जो असल काम करने वाला जो है वो पार्लिमान का है, क्योंकि हमारे जो कवानीन हैं वो कोई 1857 के बाद के बने हुए हैं, कोई 1794 का है, कोई 1894 का है या 1898 का है, और जितने भी हमारे कोडल लॉज हैं, जितने भी हमारे प्रोसीजर लॉज हैं, तो उन्होंने बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि इसमें तरमीम करना और इसको मौजूदा हालात के मुताबिक ढालना जो है ये पार्लिमान का काम है। और उन्होंने एक बात और भी की, एक ऐसे सिंपोजियम में जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो ज़ेरे तहत जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हमने बनाया हुआ है, हमने एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज, वो इनके दौर से नहीं उससे पहले भी उन्होंने कवानीन में बेहतरी लाने के लिए, ये जो प्रोसीजर लॉज हैं उसमें अमेंडमेंट्स के लिए, जेल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक जो रिकमेंडेशंस दी हैं, जो कवानीन साजी के लिए सिफारिशात की हैं, जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं, वो पड़ी हुई हैं और गवर्नमेंट उनसे फ़ायदा नहीं उठा रही। तो बात यह है कि जब तक ये सारे पिलर्स ऑफ द स्टेट, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें एग्जीक्यूटिव भी है और उसमें पार्लिमान भी है, जब तक ये तीनों मिल के एक कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करते हुए एक जगह नहीं बैठेंगे, एक कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे कि किस तरीके से हमने उन कवानीन में तब्दील लानी है, उस वक्त तक ये नहीं पॉसिबल। सिर्फ जुडिशरी जो है क्योंकि अदलिया ने काम करना होता है कानून के मुताबिक, जो राइज होता है, तो वो कानून में तब्दीली नहीं कर सकते, उसमें तशरीह ज़रूर कर सकते हैं। तो इसको मैं समझता हूँ कि पेश नज़र रखते हुए मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी जो तकरीर में एक बात कही थी कि एक सदर मुमलिकत जो है उनको तजवीज़ ये दी कि वो जितने भी 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट्स हैं इनके नुमाइंदगान को बुलाएं और उनके दरमियान एक वसी तर डायलॉग करें, सबकी हुदूद और कयूद जो है वो मुतय्यन कर दी जाए और इस तरह मामलात को आगे ले जाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और सदर मुमलिकत को करना चाहिए। हुकूमत को इसलिए नहीं करना चाहिए कि चूंकि हुकूमत तो पॉलिटिकल उनके मोटिव्स होते हैं, उनके डिज़ाइन होते हैं, और सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है ये एक गैर जानिबदाराना ऑफिस है, एक गैर सियासी ऑफिस है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको इस तजवीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और इसको कंसिडर करते हुए ऐसे इक़दाम करने चाहिए। शाइख उस्मानी साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये तनकीद होती थी कि ये इख्तलाफ राय नहीं होता जजिस के बीच में, एक ही पेज पर होते हैं, लेकिन साकिब निसार साहब के दौर में हमने देखा जजिस में इख्तलाफ राय भी हमें नज़र आता था। लेकिन एक हल्का कल से ये भी तनकीद कर रहा है कि इनके दौर में जजेस में भी इत्तफाक राय नहीं था, इख्तलाफ होता था। लेकिन जहाँ इख्तलाफ राय जो होता है ये तो आर्गूमेंट की खूबसूरती होती है, किसी भी फैसले की एक खूबसूरती होती है, इससे लगता है न्यूट्रल फैसला है। आपको लगता है ये तनकीद गलत तनकीद है ये साकिब निसार साहब पर?
देखिए, ये तनकीद तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम ये है कि हर एक जज बराबर होता है। चीफ जस्टिस भी फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स होते हैं, वो भी एक जज है, और हर एक जज का अपना ओपिनियन होता है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जजेस जो फैसला हो उससे एग्री करें। ये ज़रूर है कि जब कोई केस सुनते हैं जज, 2 या 3 जजेस सुनते हैं, तो उसके बाद बैठ करके वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, और कोशिश करते हैं कि एक ऐसे फैसले पर आएँ जो कि यूनानिमस फैसला हो। लेकिन अगर नहीं होता तो हर एक जज को यह हक हासिल होता है कि वो एक अलग फैसला करते हैं। अभी देखिए, कल की बात है, जस्टिस बाकर साहब ने वो जो सिंध में जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो केस था, उसमें उन्होंने वो इख्तलाफी नोट लिखा है उसके अंदर। तो ये कोई बात नहीं है, ये कोई अजीब बात नहीं है, और ये होता है और ये होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस उसी वक्त होता है जबकि जजेस अपना दिमाग इस्तेमाल करें और अपनी नॉलेज इस्तेमाल करें, और बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के। तो उस सूरत में इख्तलाफ राय तो होगा और होना भी चाहिए। बिल्कुल सही। ब्रेक लेनी है। शाइख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, एक और बड़ी अहम बात वो ये कि नए चीफ जस्टिस साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स की भी मुखालिफत की, लेकिन हम सब जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम इसलिए अमल में आया था कि शायद हमारे अदालती निज़ाम में इतनी सख्त नहीं है कि वो दहशत गर्दों को सजाएं दे सके। अब फिर से मिलिट्री कोर्ट की में तोसी का जो मामला है वो दरपेश है, पार्लियामेंट ने तोसी करनी है, लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब की मुखालिफत के बाद आपको लगता है कि जो तोसी का मामला है ये और बढ़ जाएगा, मतनाज़े होगा? शाजिया, बात असल ये है कि खोसा साहब ने कहा ये नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स होने नहीं चाहिए। हाँ, कोई स्पेशल कोर्ट्स होने नहीं चाहिए, नैब और ये और वो। मेरे ख्याल में उनका मतलब ये है कि एक ही जुडिशरी होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का जो ट्रायल होता है ये सारी दुनिया में गलत समझा जाता है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बने गए हैं इसलिए कि हम इस वक्त दहशत गर्दी में मुब्तला हैं, तो वो इसीलिए हो रहा है कि हमारे जो दूसरे कोर्ट्स हैं ना, वो लोग जो जजेस जो बैठते हैं ना उनमें इतनी जुर्रत है, ना उनमें इतनी सलाहियत है, ना वो कोर्ट्स को रियली फंक्शन एफिशिएंटली फंक्शन करें। तो लिहाजा मिलिट्री कोर्ट्स पार्लियामेंट ने कहा था कि बनने चाहिए और वो बन गए। अब ये वो कह रहे हैं कि ये सब बातें हम एग्जामिन करेंगे, मगर व्हेनेवर अब फिलहाल जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, अपील उनके जजमेंट के खिलाफ अपील शुड लाई विद द हाई कोर्ट। ये बड़ा जरूरी है, इसलिए कि इस तकरीर में शाजिया खोसा साहब का सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो ये है सिविलियन सुप्रेमेसी। उन्होंने बल्कि ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जो भी हो हमारे मुल्क में लीगली सिविलियन सुप्रेमेसी रहनी चाहिए। तो ये है जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया। मगर मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप समझती हैं कि ये रीडिजाइन करेंगे, पूरा जुडिशियल स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर करेंगे, फिर एक 1.3 मिलियन केसेस हैं और सिर्फ 3000 जजेस हैं, क्या ये नए जजेस भी रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसीजर्स ये बनाएंगे, अपॉइंटमेंट्स भी और रिकमेंडेशंस अपॉइंटमेंट्स के लिए यही करेंगे? मेरा मतलब ये है कि चीफ जज भी होगा और ये सब चीजें वो करेगा, कभी नहीं हो सकता। लेकिन तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। कामरान मुर्तजा साहब ने भी ज्वाइन किया। कामरान साहब, जो हिलाली साहब भी बात कर रहे हैं, केसेस लाखों की तादाद में है, जजेस हमारे पास 3000 है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि इस केसेस को निपटाया जाए। आगे ही तनकीद हो रही है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ती गई, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है साबिक, वो खुद एक्शन लेते रहे। हम सब अपने अपने कार्नर पे, हम अपनी अपनी जगहों पे इसके लिए कसूरवार हैं,
मगर इस कसूर का हल ये है कि हम उस वजूह को दूर करें। इस कसूर का ये हल हरगिज़ नहीं है कि अगर मेरा कसूर है, या जज का कसूर है, या लिटिगेंट का कसूर है, या गवर्नमेंट का कसूर है, उसकी जगह पे हम कोई ऐसी चीज़ जो आज की दुनिया में राइज नहीं है, हम उसको इंट्रोड्यूस करवा दें। मेरी मुराद जो है वो मिलिट्री कोड की है। मिलिट्री कोड जो है वो आज से 4 साल पहले जब इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसमें सनसेट क्लास रख के और ये कमिटमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाते वक्त और कोर्ट से इसकी अप्रूवल लेते वक्त कि ये सिर्फ इस महदूद मुद्दत में है, और इस मुद्दत में हम ना सिर्फ कोर्ट के निज़ाम को बेहतर बना लेंगे, बल्कि हम इसके बाद ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फिर एक दफ़ा तो ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई, अमेंडमेंट पास हुई, उसके बाद जो है ना फिर आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ी, और आज एक्सटेंशन के बाद दूसरी दफ़ा फिर अगेन एक्सटेंशन चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ना बड़े मज़े की बात एक आपको बता दूं कि ये 2 सूबे जो है ना मेनली अफेक्टेड थे इसमें, KPK और सूबा बलोचिस्तान जिससे मेरा ताल्लुक़ है। मुझे पता है कि 23% जो है ना, ये तो गवर्नमेंट की आदाद शुमार है कि 23% जो है ना इसमें दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ गई है। आपको वही तरीका इख्तियार करना होगा और उस तरीके पे चल के अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके चलना पड़ेगा। जुडिशल रिफॉर्म्स की हर दौर में बात होती रही, हर दौर में बात होती रही। क्या हर्डल्स है कि जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला है ये पाया तकमील तक नहीं पहुँचा? देखिए, जुडिशल रिफॉर्म्स जो है ना, ये हमारे मुल्क में एक और प्रॉब्लम है, हम अपना जो है ना बर्डन शिफ्ट करते हैं। यानी मेरे अलावा जो है ना सारे ख़राब हैं और सबसे अच्छा जो है ना इस दुनिया में या इस मुल्क में मैं हूँ। ये इस वक्त जुडिशल रिफॉर्म यकीनन ज़रूरी हैं। आप उसको जैसे कि कल अब खुद साहब ने भी कह दिया कि इसको 3 टियर सिस्टम बना लेते हैं बजाय कि 4 या 5 टियर सिस्टम के। ठीक है, वो करिए, मगर मेन मसला यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का है। कानून मौजूद है, हमारे यहाँ विल मौजूद नहीं है। जिस वक्त तक हमने सारा आदमी जो है ना वो कमर कस के नहीं बैठेगा और ये कमिटमेंट के साथ नहीं बैठेगा कि मैंने काम करना है और काम को ख़त्म करना है, उस वक्त तक जो है ना वो इसी तरह से रहेगा। आप 3 टियर सिस्टम बनाइए, आप जुडिशल रिफॉर्म्स ले आइए, आप जो कुछ मर्जी कर लीजिए। प्रॉब्लम पता क्या होता है, जब ये जजेस कच्चे होते हैं उस वक्त तक तो ये बड़े दिल लगा के काम करते हैं। जब द मोमेंट जो है ना ये कंफर्म होते हैं, उसके बाद वो दिल का जो लगना जो है ना वो काम में नहीं होता कम अज़ कम। और इसी तरह हम वकीलों का ये हाल है कि हम जब केस आता है हम फ़ौरन जो है ना उसमें जो है ना वो फाइल करने की करते हैं, बनता है नहीं बनता, जो कुछ भी हम इमीडिएटली फ़ाइल करते हैं। उसके बाद जब केस फाइल हो गया, एक आध स्टे ले लिया या उसमें एडमिट हो गया, फिर हमें भी लोग जो है ना ढूंढते फिरें। तो ये हम सबको अपने अपने तौर पे अपने ज़मीर के सामने जवाबदेह होना चाहिए कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं क्या मुनासिब है। केस नहीं बनता, आप पहले बता दीजिए, रिस्क तो अल्लाह पाक ने देना है। अगर वो केस आपने फाइल कर दिया, उसका जो भी डिस्पोजल हो उसके लिए जो है वो कानून के मुताबिक इंसाफ करना, आपने असिस्ट करना है। कानून के मुताबिक इंसाफ करना जज का काम है। ये जिस तरह आसिफ खोसा साहब के बारे में ये जो राय है कि सख्त फैसले इनके होते हैं, इनके फैसले बोलते हैं, आपको लगता है कि जो ये जल्द फैसले लेने की जो हमारी आवाम की जो एक अपील रही है शुरू से, एक उनकी ख्वाहिश रही है कि जल्द और सस्ता इंसाफ मिले, ये इस दौर में पूरा होगा? ख़ास तौर पे जिस वकील का केस कमज़ोर होता है उसकी कोशिश होती है ये मुकदमा चलने ना पाए, और वो फिर एडजर्टमेंट्स मांगते हैं या फिर आर्गू नहीं करते और फिर लंबी तारीख़ें। ये सिविल कोर्ट्स में भी यही हाल है, हाई कोर्ट्स में भी यही हाल है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही हाल है। फिर नामवर वकला कर लेते हैं, फिर नामवर वकला जब आते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से कोशिश करते हैं प्रेशर डालने की कि वो मुकदमा उनके मिजाज के मुताबिक चले। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा एक और जो चीज़ आई है वो आई है, तो ये चीज़ जो है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ जज साहब जो हैं या सिर्फ अदालत जो है वो अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके साथ बार ताउन न करे। और बार जो है, इफ्तिखार चौधरी साहब ने आने के फ़ौरन बाद एक रिफॉर्म्स और बल्कि एक ऑर्डर पास किया था कि इतने अरसे के अंदर वकील मुकदमात निपटाए जाएंगे सिविल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और कोई एडजर्टमेंट्स नहीं दी जाएगी। लेकिन जब लोअर जुडिशरी ने, मातहत अदलिया ने उस पर अमल शुरू किया तो वकला की तरफ से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हट गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिर शब का, कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ, ज़फ़र हिलाली साहब, में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।